जय हिंद। प्री हिस्टोरिक इंडिया के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है वो देखने को मिलता है लगभग 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कौन कौन से 3 फेजेस हैं उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट जनरल फीचर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेज। मैच्योर हड़प्पन फेज के दौरान कौन कौन से जनरल फीचर्स देखने को मिले उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जब बात होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको रेफरेंस के तौर पे ब्रॉन्ज एज भी बुलाया जाता है। रेफरेंस के तौर पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बुलाया जाता है। और ब्रॉन्ज एज क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज देखने को मिलेगा। खास बात क्या है, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर पहले अर्बन सिविलाइजेशन के तौर पर डेवलप हुआ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस भी थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे। कौन कौन से? एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो मॉडर्न डे इराक वाला रीजन है वहां पे देखने को मिलता था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और दूसरा इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे। कौन कौन से? एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दूसरा इजिप्ट सिविलाइजेशन। और ये जो 3 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑक्यूपाइड मोस्ट एरिया, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। लगभग 37 एकर्स में फैला हुआ था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बात तो ये कि रेफरेंस के तौर पे ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज भी बुलाया जाता है। और ब्रॉन्ज एज क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके 2 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस भी थे। कौन कौन से? एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दूसरा इजिप्ट सिविलाइजेशन। और इन तीनों कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डेवलप हुआ इंडस नदी के इर्द गिर्द। इंडस नदी के इर्द गिर्द आसपास डेवलप हुआ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। हालांकि बाद में ये भी देखने को मिला कि आगे चल के जो मेजर सेटलमेंट्स एस्केवेट किए गए वो मेजर सेटलमेंट्स घग्गर हाकरा बेल्ट में देखने को मिलते हैं। ये जो घग्गर हाकरा बेल्ट है ये एग्जैक्टली इंडस रीजन में लाई नहीं करती है, इंडस रीजन के थोड़ा सा बियॉन्ड लाई करती है। तो आगे चल के जो मेजर सेटलमेंट्स एस्केवेट किए गए वो किए गए घग्गर हाकरा बेल्ट में, लेकिन प्राइमरी इंडस रिवर हुआ करती थी, इसीलिए ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। और हड़प्पा, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते क्यों हैं? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डिस्कवर्ड। इस सिविलाइजेशन की जो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? वो थी हड़प्पा। और इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इट वॉज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है इसके बारे में बातचीत हमने पहले ही सेशन में की थी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाता है। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है
ये बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज को। ब्रॉन्ज एज को क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया गया। हालांकि जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जितने भी चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस हैं उनसे पुराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर ये कहें कि ज्यादातर जो चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस हैं उनसे पुराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन डेवलपमेंट के टर्म्स में देखोगे तो जितने भी चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस हैं उनसे बेहद ज्यादा डेवलप्ड हुआ करता था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मेंस में भी काम आते हैं और प्रीलिम्स में भी खूब काम आते हैं। इन छोटे छोटे फैक्ट्स को अपने दिमाग में बिठाओ। और छोटे छोटे फैक्ट्स क्या हैं? एक तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको रेफरेंस के तौर पे ब्रॉन्ज एज भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में डेवलप होने वाला पहला अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके दो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और दूसरा इजिप्ट। इन तीनों कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस में से जो लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करता था वो करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है। हड़प्पा जो है वो पहली आर्कियोलॉजिकल साइट थी इस सिविलाइजेशन की जो कि डिस्कवर की गई। ये जो सिविलाइजेशन है इसको प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाता है। ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करता है, कई बार इस पर बात कर ली। और अगर चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस के हिसाब से देखें तो ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर जो चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस हैं उनसे पुराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ये जो चालकोलिथिक सिविलाइजेशंस हैं इनसे बहुत आगे था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है? सबसे पहला है अर्ली हड़प्पन फेज, या जिसको प्री हड़प्पन फेज भी बुला दिया जाता है। दूसरा है मेच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से? पहला है अर्ली हड़प्पन फेज, दूसरा है मेच्योर हड़प्पन फेज और तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। ये जो तीनों फेजेस हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है ये देखने को मिलता है लगभग 3200 बीसी से लेके 2600 बीसी के बीच में। लगभग 3200 बीसी से लेके 2600 बीसी के बीच में देखने को मिलता है अर्ली या फिर प्री हड़प्पन फेज। ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज है ये देखने को मिलता है लगभग 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में। लगभग 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में देखने को मिलता है मेच्योर हड़प्पन फेज। और ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारा प्राइमरी स्टडी का रीजन है। इसी में सारे फीचर्स हम देखेंगे। और फिर तीसरा है लेट हड़प्पन फेज। लगभग 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी के बीच में देखने को मिलता है लेट हड़प्पन फेज। अच्छा, ये जो तीनों फेजेस हैं ऐसा नहीं है कि ये एकदम अलग अलग हैं। इनफैक्ट ये जो तीनों फेजेस हैं ये ओवरलैप करते हैं, एकदम से सेग्रीगेशन नहीं है। तो इतना सा दिमाग में रखना। एक बार फिर से देखते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज लगभग 3200 बीसी से लेके 2600 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। मेच्योर हड़प्पन फेज लगभग 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। और लेट हड़प्पन फेज लगभग 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है इसको रीजनलाइजेशन एरा भी बुलाया जाता है। ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है इसको रीजनलाइजेशन एरा भी बुलाया जाता है। बेसिकली ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये वो समय है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म होने की शुरुआत कर रहा है। ये वो फेज है जब प्रोटो अर्बन फेज देखने को मिलेगा, जब अर्लीस्ट फॉर्म, जब बिगिनिंग ऑफ अर्बन फेज देखने को मिलेगी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की।
और शुरुआत हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि शुरुआत में लार्ज विलेजेस देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े गांव देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे जो टाउन्स हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेसिकली लार्ज विलेजेस से छोटे छोटे टाउन्स की तरफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इस अर्ली हड़प्पन फेज में। रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इस अर्ली हड़प्पन फेज में। और ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है, इट इज रिलेटेड टू हाकरा फेज। ये जो अर्लीस्ट फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसको हाकरा फेज भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हाकरा फेज भी बुलाया जाता है। और इस फेज के दौरान फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। फोर्टिफिकेशन की थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाएगी। जो घर हैं उनको फोर्टिफाई किया जाएगा, छोटे मोटे फोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो फोर्टिफिकेशन की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये जो अर्ली फेज है, इस अर्ली फेज में जो लोग थे उनको क्राफ्ट की जानकारी थी, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट की जानकारी थी। जैसे उनको स्टोन मेकिंग का काम कहा जाता था, उनको बीड मेकिंग का काम कहा जाता था, उनको मेटल क्राफ्टिंग आती थी। इनफैक्ट इस अर्ली फेज में व्हील को ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जाने लगा था। और व्हील को ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि चीजें ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के लिए, चीजें ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अब रिलेटिवली इजी होंगी, और धीरे धीरे जो ट्रेड के नेटवर्क्स हैं उनके डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी। बेहद सिंपल, नाम से क्लियर है, अर्ली हड़प्पन फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनलाइजेशन एरा। फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, प्रोटो अर्बन फेज है, सबसे अर्लीस्ट अर्बन फेज है। एक तरफ लंबे चौड़े विलेजेस देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे टाउन्स की ग्रोथ हो रही है। रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है इस अर्ली फेज में। और ये जो अर्ली फेज है, इट इज रिलेटेड टू हाकरा फेज। इसमें फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट देखने को मिलेगी, इसमें जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज होगी, व्हील्ड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे फॉर्मेटिव ईयर्स में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसकी एक अर्बन फाउंडेशन रख दी गई, और फिर शुरुआत हुई मैच्योर फेज की। और ये जो मैच्योर फेज है, इसको इंटीग्रेशन एरा भी बुलाया जाता है। मैच्योर फेज को इंटीग्रेशन एरा भी बुलाया जाता है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रॉपर अर्बन फेज है। ये फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन है। ये वो दौर है जब ग्रेट सिटीज देखने को मिलेंगी। ये वो दौर है जब प्रॉपर तौर पे अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। और जब हम कहते हैं हड़प्पन कल्चर, तो हम बात करते हैं इस मैच्योर फेज के बारे में। जब हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हम बात करते हैं प्राइमरीली इस मैच्योर फेज के बारे में। ध्यान देना कि इस मैच्योर फेज में जितनी भी साइट्स देखने को मिलेंगी वो सब आइडेंटिकल नहीं थी, वो सब सेम नहीं थी, लेकिन हाँ, उनमें कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलते थे। कॉमन फीचर्स के तौर पर अगर बात करें, तो उन सभी साइट्स पे, ऑलमोस्ट सभी साइट्स पे रेड एंड ब्लैक पोट्री देखने को मिलती थी, टेराकोटा के फिगराइंस देखने को मिलते थे, और स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक साइज देखने को मिलता था। 1:2:4 के रेशियो में जो ब्रिक्स हैं उनको यूज किया जाता था घर वगैरह को बनाने के लिए इस मैच्योर फेज के दौरान। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो मैच्योर फेज है, इसको इंटीग्रेशन एरा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंटीग्रेशन एरा बुलाया जाता है। और ये प्राइमरीली अर्बन फेज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये वो दौर है जब ग्रेट सिटीज देखने को मिलेंगी। ये वो दौर है जब अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये वो दौर है जिसे हम प्राइमरीली हड़प्पन कल्चर बुलाते हैं। और जब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी साइट्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, सेम है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जितनी भी साइट्स इस फेज में देखने को मिलेंगी उनमें कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे रेड एंड ब्लैक पोट्री देखने को मिलेगी, टेराकोटा फिगराइंस देखने को मिलेंगे, और जो ब्रिक का साइज है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलेगा। फिर ये मैच्योर फेज खत्म हुआ, और जैसा आमतौर पर होता है कि कोई चीज डेवलप होती है, मैच्योर होती है, फिर उसका डिक्लाइन आता है, वैसे ही हुआ इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में। और तीसरा फेज आया लेट हड़प्पन फेज।
और ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसको लोकलाइजेशन एरा भी बुलाया जाता है। देखो, एरा के नाम से भी आप चीजें समझ सकते हो। जो अर्ली फेज है उसको बुला रहे हैं रीजनलाइजेशन एरा, कि रीजन्स के डेवलप होने की शुरुआत हो रही है, रीजनलाइजेशन देखने को मिल रहा है। लार्ज विलेजेस से छोटे छोटे टाउन्स की तरफ ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर आया मैच्योर फेज और ये है इंटीग्रेशन एरा, कि अब जो छोटे छोटे टाउन्स डेवलप हो रहे थे अब वो इमर्ज हो रहे हैं एज ग्रेट सिटीज, एक इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। और फिर आया लेट हड़प्पन फेज जिसे लोकलाइज्ड एरा बुलाया जाता है, मतलब एक बार फिर से डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं। और ये जो लेट हड़प्पन फेज है ये है पोस्ट अर्बन फेज, कि जो मेच्योर अर्बनाइजेशन था, जो मेच्योर फेज में अर्बनाइजेशन था अब वो खत्म हो रहा है, अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और पोस्ट अर्बन फेज देखने को मिलेगा। ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसमें सिटीज में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इट वॉज द फाइनल पीरियड ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये फाइनल पीरियड था लेट हड़प्पन फेज। और ये जो लेट हड़प्पन फेज है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि लोकलाइजेशन एरा है, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिवली छोटे देखने को मिलेंगे, एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। मेच्योर फेज में जितने बड़े सेटलमेंट्स हुआ करते थे, जितनी बड़ी सिटीज हुआ करती थी, उसके कंपैरिजन में अब सेटलमेंट्स स्मॉलर होंगे और ग्रेजुअली जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये जो चेंजेस देखने को मिलेंगे ये डिक्लाइन की तरफ देखने को मिलेंगे। चेंजेस देखने को मिलेंगे सील्स में, चेंजेस देखने को मिलेंगे पोट्री में, चेंजेस देखने को मिलेंगे राइटिंग में। चेंजेस किस तरीके से अकर होंगे उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि 3 फेजेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। जो अर्ली फेज है वो रीजनलाइजेशन एरा है, विलेजेस से टाउन्स की तरफ, रूरल इकोनॉमी से अर्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन देखने को मिलेगा इस फेज में। फिर आएगा मैच्योर फेज, और ये जो मैच्योर फेज है इसको इंटीग्रेशन एरा बुलाया जाता है। इस मैच्योर फेज में प्रॉपर अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। इस मैच्योर फेज में प्रॉपर अर्बन सेंटर्स देखने को मिलेंगे, बड़ी बड़ी सिटीज देखने को मिलेंगी। और यही मैच्योर फेज है जिसको प्राइमरीली रेफर किया जाता है एज हड़प्पन कल्चर। और फिर आएगा लेट हड़प्पन फेज 1900 बीसी के आसपास से लेके 1300 बीसी तक, और इसको बुलाया जाता है लोकलाइजेशन एरा। ये पोस्ट अर्बन फेज है, सिटीज में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का फाइनल पीरियड है। जो सेटलमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो जाएंगे और डिक्लाइन देखने को मिलेगा अर्बन लाइफ में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। बड़ी सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये जो अर्ली हड़प्पन फेज था, ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज था और ये जो लेट हड़प्पन फेज था, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिली। देखो, ये जो साइट्स हैं इनको हम आगे चलते हुए और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा नाम रजिस्टर कर लो ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बनती रहे कि किस फेज में क्या हो रहा है। अगर अर्ली हड़प्पन फेज की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो गुजरात के अंदर एक साइट देखने को मिलती है पादरी। पादरी नाम की जो साइट है गुजरात में देखने को मिलती है, ये बिलोंग करती है अर्ली हड़प्पन फेज को। एक बड़ी ही फेमस साइट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो साइट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी खास बात क्या है, उसके बारे में भी आगे चलते हम पढ़ेंगे। मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए नाम रजिस्टर करो। कालीबंगा कहाँ पे देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती थी। धौलावीरा, ये नाम आपने सुना होगा। धौलावीरा कहाँ पे? कच्छ में। धौलावीरा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। धौलावीरा के अलावा हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे देखने को मिली? वेस्ट पंजाब में। अभी हम बात कर रहे थे वेस्ट पंजाब में हड़प्पा। फिर बालाकोट है,
अमरी है, बिराना है। बालाकोट, अमरी, बिराना, ये तीनों कहां पे देखने को मिली? हरियाणा में देखने को मिली। कोटदिज और गुमला, कोटदिज और गुमला ये दोनों कहां पे देखने को मिली? पाकिस्तान में देखने को मिली। अर्ली हड़प्पन फेज में जो इंपॉर्टेंट साइट्स रही उनके नाम एक बार फिर से: पादरी इन गुजरात, कालीबंगा इन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट, अमरी और बीरना इन हरियाणा, कोटदिज और गुमला इन पाकिस्तान। एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, नो अर्ली हड़प्पन साइट इज फाउंड इन द एक्टिव इंडस प्लेन्स। जो आज के एक्टिव इंडस प्लेन्स हैं उनमें कोई भी अर्ली हड़प्पन साइट को एस्टिमेट नहीं किया गया है, डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मिच्योर फेज की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो मिच्योर फेज में बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप होगा हड़प्पा, जो कि कहां पर है? वेस्ट पंजाब में। अर्ली फेज में भी हड़प्पा देखने को मिलेगा, लेकिन मिच्योर फेज में एक इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे, एक इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर के तौर पे इमर्ज होगा हड़प्पा। हड़प्पा के अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट साइट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, चानूदारो और सुतका गेंदौर, ये तीनों कहां पर हैं? ये तीनों प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था इस मिच्योर हड़प्पन फेज का। मोहनजोदाड़ो, चानूदारो और सुतका गेंदौर तीनों कहां पर? पाकिस्तान में। लोथल, लोथल कहां पर है? गुजरात में। और लोथल बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट भी रहा है। मिच्योर हड़प्पन फेज की बड़ी इंपॉर्टेंट साइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था लोथल। कालीबंगन, कालीबंगा राजस्थान में देखने को मिलता है। और कालीबंगा अर्ली फेज में भी थी, लेकिन फिर मिच्योर फेज में और ज्यादा डेवलप हुई और इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर इमर्ज हुई कालीबंगा इन राजस्थान। धोलावीरा, धोलावीरा कहां पर है? कच्छ में। अर्ली फेज में भी थी और मिच्योर फेज में भी थी। बनावली अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट साइट है, लार्जेस्ट साइट है, पढ़ेंगे इसके बारे में। बनावली और राखीगढ़ी दोनों कहां पे देखने को मिलती थी? हरियाणा में देखने को मिलती थी। तो मिच्योर हड़प्पन फेज की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनकी बात करें, एक तो खुद हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सुतका गेंदौर, लोथल जो कि गुजरात में थी, कालीबंगा जो कि राजस्थान में थी, धोलावीरा जो कि कच्छ में थी, बनावली और राखीगढ़ी जो कि कहां पे थी? हरियाणा में थी। और लेट हड़प्पन फेज की अगर बात करें तो लेट हड़प्पन फेज में 5 ज्योग्राफिकल जोन्स देखने को मिलते हैं, जहां पे ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन से 5 ज्योग्राफिकल जोन्स हैं? एक है वेस्ट पंजाब फेज। ये जो वेस्ट पंजाब फेज है इसको सिमेट्री हड़प्पन कल्चर भी बुलाया जाता है। वेस्ट पंजाब फेज को सिमेट्री हड़प्पन कल्चर भी बुलाया जाता है और यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं लेट फेज की। दूसरा ईस्ट पंजाब फेज, दूसरा कौन सा है? ईस्ट पंजाब फेज। तीसरा है झूकर फेज, और झूकर फेज में जो इंपॉर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं वो कौन सी हैं? झूकर है, चानूदारो है, अमरी है। फिर चौथा है रंगपुर फेज, और ये जो रंगपुर फेज है इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स कहां कहां पे देखने को मिलती हैं? कच्छ में देखने को मिलती हैं, सौराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, गुजरात में देखने को मिलती हैं। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट फेज है इस लेट हड़प्पन फेज का वो है गंगा यमुना दोआब फेज। तो 5 ज्योग्राफिकल जोन्स जो हैं वो इस लेट हड़प्पन फेज में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक वेस्ट पंजाब फेज, दूसरा ईस्ट पंजाब फेज, तीसरा झोकर फेज, चौथा रंगपुर फेज और पांचवा गंगा यमुना दोआब फेज। और ये जो लेट हड़प्पन फेज है इसके दौरान स्मॉलर सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे और ज्यादा रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ जो एग्रीकल्चरल बेस होगा वो डाइवर्स होगा। इजी बातचीत है, यही सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है। बस यहाँ एक नई चीज ऐड कर दी है कि इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं इन तीनों फेजेस की। इन इंपॉर्टेंट साइट्स को फिलहाल के लिए सिर्फ दिमाग में रजिस्टर करके रखना, रटना मत, बिकॉज ये जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी चीज कहां पे मिली है, उसके बारे में आगे चलते हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट अगर आप आर्ट एंड कल्चर्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स चल रहे हैं, उसके जो इनिशियल लेक्चर्स हैं उन्हीं इनिशियल लेक्चर्स में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनकी इन डिटेल बातचीत की गई है, ढंग से बातचीत की गई है, बताया गया है कि किस साइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वहां भी आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी।
अब बात आती है अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द मेच्योर हड़प्पन फेज। देखो, एक तो बार बार हम कह रहे हैं मेच्योर हड़प्पन फेज, क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जब हम बात करते हैं हड़प्पन कल्चर के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हम प्राइमरीली इसी मेच्योर हड़प्पन फेज के बारे में बात करते हैं। और इस मेच्योर हड़प्पन फेज में कौन कौन से जनरल फीचर्स देखने को मिले? पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन की बात होती है तो आज तक कोई भी टोटली एक्सेप्टेड थ्योरी है नहीं, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता हो, माना जाता हो कि इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हुआ। अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इमर्ज हुआ फ्रॉम द प्री हड़प्पन या इंडिजीनियस विलेज कल्चर। पहले से जो इंडिजीनियस विलेज कल्चर चला आ रहा था शायद उससे इमर्ज हुआ ये हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन फिर एक डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी है। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सिविलाइजेशन इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं होता है। डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही डेवलप होता है। तो ये जो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी है इनका ये मानना है कि ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन जो ज्यादा एक्सेप्टेड है, जिसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या किया जाता है, वो ये वाली थ्योरी है कि भाई जो हमारे इंडिजीनियस विलेजेस होंगे, जो हमारा इंडिजीनियस विलेज कल्चर होगा, उसी से अल्टीमेटली इमर्ज हुआ होगा हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन कोई भी कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन को लेके। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अगर इसको नोटिस किया जाए तो इसकी शेप कैसी दिखाई देती है? इसकी शेप ट्राइंगुलर दिखाई देती है। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी शेप कैसी दिखाई देती है? ट्राइंगुलर दिखाई देती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन रफली कहां कहां पे फैला हुआ था? मॉडर्न डे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और पाकिस्तान वाले रीजन में फैला हुआ था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारा जो वेस्टर्न हिस्सा है देश का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस हिस्से में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका स्प्रेड देखने को मिलता था। शेप कैसी थी? ट्राइंगुलर शेप थी। और अभी हमने पढ़ा था 3 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और तीसरा इजिप्ट सिविलाइजेशन। इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा था? इन तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसने ऑक्यूपाई किया था? इन तीनों में से लार्जेस्ट था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सट्रीम पॉइंट्स की अगर बात करें तो एक साइट है मांद, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में ये जो मांद नाम की साइट है, इट इज द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर ये कहें कि इट इज द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर एक साइट है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, और ये जो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में साइट है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर एक साइट है सुतका गेंदौर, पाकिस्तान में, और ये जो सुतका गेंदौर है, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और फिर एक साइट है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। दायमाबाद, महाराष्ट्र, इट इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाम याद रख लेना, कहीं कहीं काम आ जाते हैं। मांद जम्मू एंड कश्मीर नदर्न मोस्ट साइट है, आलमगीरपुर यूपी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, सुतका गेंदौर पाकिस्तान वेस्टर्न मोस्ट साइट है, और दायमाबाद महाराष्ट्र इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी सिंपल, 3 चीजें याद रखनी। एक तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसके ऊपर कोई भी कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। दूसरा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी शेप ट्राइंगुलर थी। तीसरा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपने कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में सबसे लार्जेस्ट हुआ करता था। रफली कवर करता था मॉडर्न डे राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को और पाकिस्तान को। और बाकी इसकी जो एक्सट्रीम साइट्स हैं उनको याद रखो। नदर्न मोस्ट साइट मांद जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर यूपी, बात करें सदर्न मोस्ट साइट की तो दायमाबाद महाराष्ट्र, और वेस्टर्न मोस्ट साइट सुतका गेंदौर पाकिस्तान। वेरी सिंपल और इजी सी बातचीत। अब बात आती है कि जनरल फीचर्स क्या थे।
सबसे पहले हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती थी, अर्बन सेंटर हुआ करता था ये। और यहाँ पे बड़ा ही बेहतरीन सेंस ऑफ सिविक प्लानिंग देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पूरा जो शहर होता था, उस शहर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। पूरे शहर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। कौन कौन से दो हिस्से? एक होता था सिटाडेल। सिटाडेल जो है वो थोड़ा रेज्ड पार्ट होता था। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा शहर है, ये हमारा शहर है। इस शहर में एक जो हिस्सा है उसको क्या बुला रहे हैं? उसको सिटाडेल बुला रहे हैं। और ये जो सिटाडेल नाम का हिस्सा है, ये थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। सिटाडेल जो है वो शहर के कंपैरेटिवली कम एरिया को कवर करता था और शहर के वेस्ट साइड में होता था। ध्यान देना, ये जो सिटाडेल है ये शहर के वेस्ट साइड में होता था और ऊपर उठा हुआ है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो सिटाडेल नाम का एरिया है शहर का, इसको रूलर्स ऑक्यूपाई करते थे, रूलिंग क्लास ऑक्यूपाई करती थी। ये जो सिटाडेल होता था, इसी के अंदर इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी, इसी के अंदर ग्रेनरीज देखने को मिलती थी जिनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। इसी सिटाडेल के अंदर इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स देखने को मिलती थी। मतलब एक तरीके से शहर की जो रूलिंग क्लास है, जो रईस क्लास है, जो राजाशाही क्लास है, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वो सब इस सिटाडेल वाले एरिया में, इस सिटाडेल वाले पार्ट में रहते थे। और ये जो सिटाडेल होता था ये शहर के वेस्ट साइड में होता था और दूसरा हिस्सा लोअर पार्ट होता था। और ये जो लोअर पार्ट होता था, इस लोअर पार्ट में जो शहर के कॉमन सिटीजन्स होते थे वो रहते थे। वेरी सिंपल। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, अपने सिविक सेंस के लिए, सिविक प्लानिंग के लिए जाना जाता था। और जो शहर होता था उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता था कि शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। जो वेस्टर्न पार्ट होता था शहर का, उसको सिटाडेल बुलाया जाता था। वो थोड़ा रेज्ड पार्ट हुआ करता था, उसमें रूलिंग क्लास रहती थी, जितनी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो सिटाडेल में लोकेटेड होती थी। ग्रेनरीज वगैरह सिटाडेल में लोकेटेड हुआ करती थी। जो इंपॉर्टेंट वर्कशॉप्स हुआ करती थी वो भी सिटाडेल में लोकेटेड हुआ करती थी। वेस्टर्न हिस्से में लोकेटेड हुआ करता था ये सिटाडेल। और दूसरी साइड में, या ये कहें कि ईस्टर्न हिस्से में, शहर के ईस्टर्न हिस्से में लोअर पार्ट होता था। और ये जो लोअर पार्ट होता था इसको ऑक्यूपाई करते थे कॉमन सिटीजन्स। प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी कि जो शहर है उसमें वाइड स्ट्रीट्स देखने को मिलती थी, लंबी चौड़ी स्ट्रीट्स देखने को मिलती थी। जो मेन स्ट्रीट होती थी वो लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। आज की डेट में इतनी बढ़िया प्लानिंग नहीं है। अब बड़े शहरों में जाओ, गली कूचे दिखाई देते हैं आपको, लेकिन उस दौर में प्लानिंग इतनी बढ़िया थी, अर्बनाइजेशन का इतना खूबसूरत एग्जाम्पल था कि शहर में वाइड स्ट्रीट्स देखने को मिलती थी। और जो पूरा टाउन होता था उसको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था। जो पूरा टाउन होता था उसको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था, ताकि जो घर हैं वो एडिक्वेट डायमेंशन के बने, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एडिक्वेट हो, ताकि जो रोड्स हैं वो एडिक्वेटली डेवलप की जा सके। और जो घर बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बर्न्ट ब्रिक्स यूज की जाती थी। और ये जो बर्न्ट ब्रिक्स होती थी ये स्टैंडर्डाइज्ड होती थी, 1:2:4 के रेशियो का स्टैंडर्ड होता था इन बर्न्ट ब्रिक्स का। और जो घर होते थे वो 2 मंजिल के भी होते थे और 2 से ज्यादा स्टोरीज के भी होते थे। 2 या 2 से ज्यादा मंजिल के घर भी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते थे। कुछ घर ऐसे भी होते थे जिनके अंदर अपना खुद का वेल हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, पानी की सुविधा हुआ करती थी। और घर इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि किसी भी घर की विंडो जो है वो स्ट्रीट को फेस नहीं करती थी, वो सड़क को फेस नहीं करती थी। आप प्लानिंग देख रहे हो कि प्लानिंग किस लेवल की कर रहे हैं। और टाउन प्लानिंग में जो सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट था वो था एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आज तक हमारे कंट्री में ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो छोटे शहरों में, गांव में प्रॉपर नहीं है, लेकिन उस दौर में
एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ये बना होता था मोर्टर से, लाइम से और जिप्सम से। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था इसको कवर किया जाता था बड़े बड़े स्टोन स्लैब से। स्टोन स्लैब से कवर क्यों किया जाता था? ताकि अगर कभी सफाई करने की जरूरत पड़े तो ये जो स्टोन स्लैब्स हैं इनको आराम से रिमूव किया जाए, सफाई की जाए और वापस से कवर कर दिया जाए। जो स्ट्रीट के ड्रेन्स हुआ करते थे वो बेक्ड ब्रिक से बने हुआ करते थे, हल्के फुल्के नहीं, अच्छी खासी ब्रिक से बने हुआ करते थे। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे इनको वाटर प्रूफिंग की बहुत अच्छी जानकारी थी। ब्रिक्स को इस तरीके से सेट किया जाता था और इस तरीके से उनको ब्लेंड किया जाता था कि पानी का लीकेज देखने को ना मिले। तो वाटर प्रूफिंग की बहुत ही खूबसूरत जानकारी थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को। जो पूरा का पूरा टाउन होता था वो फॉलो करता था ग्रिड पैटर्न को। एक ग्रिड के फॉर्म में पूरा का पूरा जो टाउन है उसको प्लान किया जाता था। और टाउन की जो स्ट्रीट्स होती थी, सड़क होती थी, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती थी, राइट एंगल पे रन करती थी। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो स्ट्रीट से वो रन करती थी और 90 डिग्री के एंगल पे रन करती थी। सोचो कितना प्रिसिशन हुआ करता था उस दौर की टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग एक बार फिर से देख लेते हैं मोटा मोटा। एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको समझ में आ गई है कि अर्बन प्लानिंग बहुत ही खूबसूरत थी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सिटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन से? एक सिटाडेल रेज्ड पार्ट जो कि शहर के वेस्टर्न हिस्से में होता था, जहां पे रूलर्स रहते थे, जहां पे इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और दूसरा लोअर पार्ट जो कि कॉमन सिटीजन्स के लिए हुआ करता था। जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो वाइड हुआ करती थी। टाउन को डिवाइड किया जाता था रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में। अच्छी क्वालिटी की बर्न्ड ब्रिक्स को यूज किया जाता था। घर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा मंजिल के होते थे और ये जो घर होते थे इनकी जो विंडोज होती थी वो स्ट्रीट्स को फेस नहीं करती थी। सबसे खूबसूरत चीज थी कि बड़ा ही खूबसूरत अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज का सिस्टम हर एक घर को कनेक्ट करता था। टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी और टाउन में जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती थी एट राइट एंगल्स। अपने आप में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप देखो कि हम बात कर रहे हैं 2600 बीसी के आसपास और तब इतनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी और पॉलिटी की अगर बात करें, सोसाइटी हमें समझ में आती है अर्बन सोसाइटी थी और ज्यादातर मिडिल क्लास देखने को मिलती थी। अर्बन सोसाइटी थी और ज्यादातर मिडिल क्लास देखने को मिलती थी। और ये जो सोसाइटी है इसमें 3 सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से 3 सोशल ग्रुप्स? एक तो रूलर्स जो राजाशाही लोग हैं, रूलर्स के अलावा रिच मर्चेंट्स जो पैसे वाले लोग हैं, और तीसरे पुअर लेबरर्स जो कॉमन गरीब इंसान है। तो ये जो सोसाइटी है इसमें 3 सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते थे जो कि आम तौर पे देखने को मिलते ही हैं। एक राजाशाही वर्ग, एक अमीर वर्ग और एक पुअर लेबरर्स का वर्ग। और ये जो सोसाइटी है इस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो अलग अलग प्रोफेशंस को प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे कुछ प्रीस्ट होते थे, कुछ वॉरियर्स होते थे, कुछ पीजेंट्स होते थे, कुछ ट्रेडर्स होते थे, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, जैसी स्किल, उसके हिसाब से काम मिल रहा है। सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और ये जो सोशल डिफरेंशिएशन है ये रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक हिस्सा है सिटाडेल। सिटाडेल में रूलर आदमी रह रहा है, राजाशाही वर्ग का आदमी रह रहा है, जो इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो सब सिटाडेल में है। और दूसरा लोअर पार्ट है जहां पे कॉमन सिटीजन रह रहा है। एक तरीके का सोशल डिफरेंशिएशन है। जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी सोशल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता था। कुछ मकान ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक कमरा है और कुछ इतने बड़े थे कि 12-12 कमरे हैं। तो जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी तो बता रहे हैं कि सोशल डिफरेंशिएशन है। कोई राजाशाही आदमी है, कोई अमीर आदमी है और कोई एक कमरे वाला गरीब आदमी है। लेकिन हाँ, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है यहाँ पे पॉलिटी किस तरीके की चलती थी उसको पूरे तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में पूरे तरीके से नहीं बताया जा सकता, बिकॉज कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है।
हाँ, ऐसा माना जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो मर्चेंट क्लास थी, जो रईस क्लास थी, वो इस पूरी सोसाइटी को चलाया करती थी, वो इस पूरी सोसाइटी को रूल किया करती थी। इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी में शहरों के अंदर फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस बात है फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। और फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा के अंदर फोर्ट्स के अंदर फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, अर्बन प्लानिंग है, सब कुछ है, तो इसको मैनेज करने के लिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी देखने को मिलती थी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी देखने को मिलती थी, जो कि इस पूरे मैनेजमेंट को देखती थी। ऐसा लगता है कि ये जो सोसाइटी है ये मैट्रियार्कल थी इन नेचर। बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनकी चलती थी, जो मदर्स हैं उनकी चलती थी। ये सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं बिकॉज एक तो बहुत सारे टेराकोटा के फीमेल फिगराइंस को डिस्कवर किया गया है। दूसरा, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी है इसमें मदर गॉडेस बेहद पॉपुलर हुआ करती थी। तो आमतौर पर यह माना जाता है, ऐसा लगता है कि ये जो सोसाइटी है इट वॉज मैट्रियार्कल इन नेचर। अच्छा, इस सोसाइटी में जो लोग रहते थे क्या पहनते थे? दे वोर गारमेंट्स ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल। कॉटन, सिल्क और वुल के गारमेंट्स पहना करते थे। वुवन क्लोथ्स भी देखने को मिलते हैं, बुने हुए कपड़े भी देखने को मिलते हैं। और बुने हुए कपड़े जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं मोहनजोदाड़ो में। कई सारी साइट्स पे स्पिंडल्स को डिस्कवर किया गया है और नीडल्स को डिस्कवर किया गया है। आमतौर पे अगर टेराकोटा की फिगराइंस को देखें तो पता चलता है कि जो आदमी है, जो मैन हुआ करता था, वो बेसिकली एक रैप्ड ड्रेस पहनता था। मतलब एक ऐसे पूरी ड्रेस जो कि बॉडी पे से जा रही है, फिर लेफ्ट कंधे पे जा रही है, फिर राइट कंधे से नीचे से निकल रही है। वो जो पूरा एक रैप्ड ड्रेस है वो देखने को मिलती थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो, एक तो अर्बन सोसाइटी थी, 3 सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते थे, एक राजाशाही, एक अमीर और एक पुअर लेबरर्स। अलग अलग प्रोफेशंस देखने को मिलते थे। पॉलिटी का नेचर क्या था वो डेफिनेट नहीं है, उस पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था सिटीज में। अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज देखने को मिलती थी जो कि इस पूरे कामकाज को मैनेज करती थी। ऐसा लगता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी है इट वॉज मैट्रियार्कल इन नेचर। और बाकी कपड़ों के तौर पे तो वही कॉटन, सिल्क, वूल इसके कपड़े पहने जाते थे। वुवन क्लोथ जो है वो देखने को मिलते हैं, वो डिस्कवर किए गए हैं मोहनजोदाड़ो में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर बात आती है एग्रीकल्चर की और एनिमल डोमेस्टिकेशन की। हमें ये तो पता ही है कि एग्रीकल्चर की जानकारी इनको बहुत अच्छे से थी। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये अलग अलग चीजों का एग्रीकल्चर किया करते थे। जैसे वीट को उगाया जाता था और वीट को स्पेशली मेहरगढ़ में उगाया जाता था। राइस को उगाया जाता था, राइस को स्पेशली लोथल में उगाया जाता था। और वीट और राइस जो है वो एक तरीके से स्टेपल फूड क्रॉप हुआ करते थे। वीट और राइस के अलावा बार्ले है, हॉर्स ग्राम है, पीज है, मेलन है, डेट्स है, मिलिट्स हैं, ग्रेप्स हैं, हीना मेहंदी है, गार्लिक है, मस्टर्ड है। ऐसी बहुत सारी चीजों का कल्टीवेशन किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है? वीट को उगाया जाता था स्पेशली मेहरगढ़ में, राइस को उगाया जाता था स्पेशली लोथल में। लंबी चौड़ी ग्रेनरीज देखने को मिलती है। ग्रेनरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा में देखने को मिलती है ग्रेनरीज, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है, लोथल में देखने को मिलती है। और ग्रेनरीज का काम क्या होता था? ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए जो यूनिट्स हुआ करती थी उनको बुलाया जाता था ग्रेनरीज। तो लंबी चौड़ी ग्रेनरीज जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में देखने को मिलती है। प्लाउड फील्ड्स देखने को मिलते हैं। जो खेत हैं उनको प्लाव किया जाता था, उनमें हल लगाया जाता था, उसके एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। पॉसिबल ये है कि वुडन प्लाव को यूज किया जाता था। इनफैक्ट ये जो वुडन प्लाव है ये डिस्कवर किया गया है कालीबंगा में। कालीबंगा में डिस्कवर किया गया वुडन प्लाव को। और इसके अलावा बनावली में और बाबलपुर में जो प्लाव है उसके टेराकोटा मॉडल्स को भी डिस्कवर किया गया है। और टेराकोटा मॉडल्स अगर हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ओरिजिनल भी कहीं ना कहीं वुडन प्लाव जो है वो यूज हो रहा होगा। लेकिन एग्रीकल्चर के लिए
ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये फ्लड इरिगेशन को यूज करते थे, कैनाल्स का यूज देखने को नहीं मिलता है। और ये क्या करते थे, हमारे कंट्री में तो आज भी जो एग्रीकल्चर होता है वो ज्यादातर इस फ्लड इरिगेशन के थ्रू ही होता है, खूब पानी वेस्ट होता है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये भी फ्लड इरिगेशन को ही प्रैक्टिस किया करते थे। नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया करते थे, हंटिंग वगैरह करते थे, फिश वगैरह, फिश ईटिंग खूब देखने को मिलती थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बीच में। और बट ऑब्वियस सी बात है, उस दौर में शुरुआत हो रही है तो नॉन वेजिटेरियन फूड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की भी शुरुआत हो गई है। तो कुछ लोग जो हैं वो मिल्क को भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो कर्ड को भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों ही देखने को मिलते थे। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इट वॉज अर्लीस्ट नोन टू प्रोड्यूस कॉटन। सबसे पहले अगर किसी ने कॉटन को प्रोड्यूस किया तो इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने किया। और कॉटन को सिंडोन बुलाया जाता था, सिंडोन बुलाया जाता था का, कॉटन को बुलाया जाता था। जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोग कॉटन को क्या बुलाते थे, सिंदोन बुलाया करते थे, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम सिंध। एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है वो लार्ज स्केल पे देखने को मिलेगा। कैटल को डोमेस्टिकेट किया जाएगा अलग अलग, जैसे बफेलो है, काउ है, गोट है, शिप है, पिग है, इन सबको डोमेस्टिकेट किया जाएगा। कैटल के साथ साथ कैट्स को और डॉग्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाएगा, कैमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाएगा। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं इनको एलिफेंट्स की भी जानकारी थी, इनको राइनोसोरस की भी जानकारी थी, लेकिन ध्यान देना कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इट वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। हॉर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, दिमाग में बिठा लेते हैं इन सारी चीजों को एक बार फिर से। शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, सिटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड फॉर द रूलिंग क्लास, लोअर पार्ट ऑन द ईस्टर्न साइड फॉर द कॉमन सिटीजन्स। पूरा जो टाउन है उसको रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता था। दो या दो से ज्यादा मंजिल के मकान भी देखने को मिलते थे। मकान इस तरीके से बनाए जाते थे कि उनकी विंडोज जो है वो स्ट्रीट्स की तरफ ओपन नहीं होती थी। एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता था। ग्रिड पैटर्न की प्लानिंग को फॉलो किया जाता था और जो टाउन में रोड्स होती थी वो नॉर्थ से साउथ रन करती थी एट राइट डिग्री एंगल, एट 90 डिग्री एंगल। सोसाइटी की अगर बात करें तो अर्बन सोसाइटी थी, तीन सोशल ग्रुप्स देखने को मिलते थे, राजाशाही, अमीर और पुअर लेबरर्स। सोशल डिफरेंशिएशन भी दिखने लगा था। पॉलिटी का नेचर कैसा था उसको हम कंक्लूसिवली बता नहीं सकते हैं। फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज देखने को मिलती थी, और इसके अलावा ये जो सोसाइटी है इट वाज मैट्रियार्कल इन नेचर। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो बहुत सारा एग्रीकल्चर किया जाता था। वीट को स्पेशली उगाया जाता था मेहरगढ़ में, राइस को स्पेशली उगाया जाता था लोथल में, और इसके अलावा और बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। ग्रेनरीज देखने को मिलती है मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में। प्लाउड फील्ड्स देखने को मिलते हैं। फ्लड इरिगेशन को प्रैक्टिस किया जाता था। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंसान है ये नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाता था, जैसे फिश वगैरह। धीरे धीरे इसने वेजिटेरियन फूड को भी कंज्यूम करने की शुरुआत कर दी थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इट इज द अर्लीस्ट नोन टू प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाला अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, कैटल है, डॉग है, इसके अलावा कैट है। इनको जानकारी थी एलिफेंट्स की, राइनोसोरस की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट वाज नॉट सेंटर्ड अराउंड हॉर्सेस। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है मेरे नोट्स की। हालांकि पूरा का पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको एक पेज में मैंने अपने नोट्स में बना हुआ है, उसको मैं लास्ट में शेयर करूंगा। लेकिन आज हमने थोड़ी बहुत बातचीत की है तो हमने देखा है ना कि जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम है वो ग्रिड पैटर्न हुआ करता था। रोड्स जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी और नॉर्थ से साउथ की तरफ स्लोप करती थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बड़ा ही एक्सीलेंट था और हर एक हाउस को कनेक्ट करता था। एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट देखने को मिलता था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सैनिटेशन का सिस्टम बड़ा ही खूबसूरत था। इनफैक्ट कुछ हाउसेज में अपने खुद के टॉयलेट्स भी हुआ करते थे। और शहर को दो हिस्सों में डिवाइड करके देखा जाता था। वेस्टर्न हिस्सा सिटाडेल जो कि एक हाइट पे होता था, अप्रेस्ड होता था, रूलिंग क्लास के लिए होता था। और दूसरा लोअर पार्ट या फिर फ्लैट एरिया जहां पे कॉमन सिटीजन्स रहा करते थे। ये मैं इसलिए शेयर करता हूं कि थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया लगे कि आप किस तरीके से अपने नोट्स को बना सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही नोट्स बनाओ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हो। इसका जो पूरा पेज है उसको मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा।
यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और भी फीचर्स बचे हुए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना अगले सेशन में, बट आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।